हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हमारी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आई बटन के ऊपर क्लिक करके वहां पे जाके क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, समझ गए होंगे सारे? बहुत बढ़िया। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं उसी के आगे कि जो वेस्पर थ्योरी थी उसकी लिमिटेशंस आ गई थी, वो बस कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप को बता पाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार मीन्स कि पहला किस प्रकार से पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, कि एनर्जी की टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे ओवरलैपिंग की टर्म में, कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग किस प्रकार से हुई, तो मींस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पे एनर्जी की टर्म में कि एनर्जी ज्यादा थी या एनर्जी कम थी, या रिपल्सन की एनर्जी ज्यादा थी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी ज्यादा थी, इस प्रकार से। ओके, तो देखो ये दो बातें सभी बच्चे इन दो बातों को नोट कर लेंगे और बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, समझ बिल्कुल आ जाएगा अभी कि देखो पहली बात क्या है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स। हो गया, अब एक बार पढ़ लें बस जस्ट। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। हो गया, अभी समझ में आ जाएंगे दोनों बातें क्या है, अभी जब समझाएंगे तब। अच्छा, एक बात और देखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कि किसी भी एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, जैसे कोई भी बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो, अब हम समझते हैं किस प्रकार से कि ये क्या बातें थी। तो देखो, हम सबसे पहले केस लेके चलते हैं हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल। तो जो H2 है वो किस प्रकार से बना होगा कि भैया हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन ही है। ठीक है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एटम है। अब देखो, जब ये हाइड्रोजन बहुत दूर दूर थे, ठीक है, एक दूसरे से काफी दूर दूर थे, तो ये बताओ इनमें कोई अट्रैक्शन होगा? कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। कोई रिपल्शन होगा? कोई रिपल्शन नहीं होगा। जैसे हम हैं और कोई दूसरा आदमी है जो यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर रह रहा है, अब अपने में और उसमें क्या वो कोई अट्रैक्शन है? हम उसको जानते ही नहीं, तो ना कोई अट्रैक्शन और ना ही कोई रिपल्शन है। सही बात ना। अब देखो कि यदि हम इन दो को पास पास ले गए, देखो जैसे कि कोई आदमी है वो हमारे से दूर है, बहुत दूर, हम उसको जानते तक नहीं, तो हमारे बीच में ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। लेकिन जैसे हमारी उससे बातचीत होने लगी, वो हमारे पास आने लगा, तो हमारे बीच में क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और यदि वो ज्यादा पास आ जाए तो रिपल्शन भी हो सकता है, तकरार भी तो हो सकता है, देखेंगे। तो देखो, यदि ये हाइड्रोजन का पहला एटम या हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ठीक है, इसका न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। सही इतना। अब देखो, जब ये दोनों एटम पास पास आएंगे, जब ये दोनों एटम पास पास आएंगे तो क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में क्या क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में क्या क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ही भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल। इट मींस ये हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है ना और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्सन। तो एक पॉइंट हमारा यही था। ठीक है, पढ़ना दोबारा वापस से। दूसरी बात देखो, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या क्रिएट करेंगे, अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव है ना, और सेम ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, अट्रैक्शन। समझे ना। इट मींस ये जो दो फोर्स आए हमारे पास, ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाले दो फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो ये बात बताई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि जब दो एटम पास पास आते हैं तो उनमें दो प्रकार के नए फोर्स पैदा होते हैं। कौन कौन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो जो हाइड्रोजन है ना
बॉन्ड कब बनेगी? बॉन्ड तब बनेगी जब मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ग्रेटर देन होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इट मींस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो किससे? रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड बनेगी। और यदि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो फिर तो रिपल्सन हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, तो जो हाइड्रोजन होता है इस केस में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है किसी फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इस वजह से H2 की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। ओके, ये H2 की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हमने पढ़ी है एनर्जी कंसीडरेशन टर्म में। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि जो हमारे पास He2 होता है, क्या He2 की फॉर्मेशन होती है? He2 की फॉर्मेशन नहीं होती। वो देखते हैं क्यों नहीं होती। तो देखो, हीलियम 2 नहीं बनता, तो इस बात का क्या मतलब कि उसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। देखो, जैसे कि हमारे पास हीलियम का पहला एटम, ये हीलियम का दूसरा एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, जैसे कि उसका न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन मिलेंगे, ये उसका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, अब देखो आप लोग, इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या क्रिएट होगा? रिपल्सन। इसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में क्या क्रिएट? रिपल्सन। इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। सही बात है ना? अच्छा, ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ही, और इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन। समझे? अच्छा, दूसरा देखो, फिर से बनाता हूं वापिस से। इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही इतना? अच्छा, बताओ आप लोग, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं? देखो, नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ही नहीं, दिखेंगे कहां से? अब आप लोग देखो, बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 1 2 3 और 4। और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितने? यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 और 5। काउंट करो, फोर्स ऑफ रिपल्सन तो कितने आए? 5, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने आए? 4। इट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है? अट्रैक्शन से ज्यादा। इस वजह से H हीलियम के 2 एटम आपस में जुड़ नहीं सकते, वो क्या होंगे? रिपेल, और रिपेल होगी क्या? रहेंगे दूर दूर। इस वजह से He2 की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होती। समझ गए? अगला देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाएंगे तब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी उसके बारे में कि किस प्रकार से। तो देखो, कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस प्रकार से बनती है? वो बनेगी पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, दोनों कैसे होंगे? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बताओ, एक जो हमारा ऑर्बिटल होता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम? आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, कितने? 2 ही आ सकते हैं, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ठीक है ना? तो हाफ का मतलब क्या हो गया कि एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। जैसे एक हमारे पास एक ऑर्बिटल ही है, कोई एक दूसरा ऑर्बिटल ही है, इन दोनों की जो स्पिन होगी वो स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन। ठीक है, या दिखाने को तो हम इसी प्रकार से डिनोट करते हैं दूसरे को भी, जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो दूसरे की स्पिन अपने आप क्या हो जाती है? अपोजिट, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। तो देखो, हाइड्रोजन H के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? S 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोजन की, क्या? 1s1। तो S ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसे होती है? स्फेरिकल। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये कोई दूसरा हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताओ, हाइड्रोजन को क्या पूरा करना अपना? डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इसको भी कितना चाहिए? 2। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से, इसके पास 1 था, दूसरा आएगा और दूसरे ने अपना 1। ठीक है, इनकी स्पिन अपने आप क्या हो जाएगी? चेंज। तो स्पिन क्या रहेगी? अपोजिट दोनों की, सेम स्पिन कभी भी नहीं हो सकती। ओके, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ये H,
और ये H, और बीच में ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड आ गई, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दूसरा देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF बनाओ तो देखो हाइड्रोजन क्या होगा 1s1, फ्लोराइड फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p, कितना 2 और 2 4 हो चुके 5, एटॉमिक नंबर 9। ओके, अब देखो तो बताओ हाइड्रोजन S में, S की शेप स्फेरिकल, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, P में 2p5, 2p5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 2px 2py एंड 2pz, पता है ना, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, P में किस प्रकार से बनते हैं, 1 1 1, फिर बाद में पेयरिंग, ठीक है, टोटल 5 है तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1, इट मीन्स 2 2 और 1 किस प्रकार से है ये 2p5, 2 2 4 1 5 हो गया ना। इट मीन्स हमारा जो pz ऑर्बिटल है वो जाके क्या करेगा s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, किस प्रकार से P जाएगा, और P की शेप किस प्रकार की होती है पता है, डंबल शेप, इसमें क्या प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका P जाएगा और S के साथ क्या कर लेगा जाके ओवरलैपिंग, 1 इलेक्ट्रॉन, ये PZ और ये इलेक्ट्रॉन S का, और ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन आपस में कौन सी बॉन्ड बन गई, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनी, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किस प्रकार से, देखो हाफ फील्ड था ना, P होता PZ इस प्रकार से, 1 था इसमें, और इस केस में भी कितना, 1 ही था, ये भी क्या हाफ फील्ड, ये भी क्या हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। यदि फुल फील्ड तो कहां से ओवरलैपिंग करेगा जब जगह ही नहीं है तो। ओके, अगला देखो फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, करो आप लोग सारे करेंगे, जल्दी से कर दो। F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p5, इट मींस pz में 1 आएगा, है ना, 2px 2 2py 2 2pz 1, 2pz, ठीक है। तो कौन सा जाएगा इसका, pz, और दूसरे का भी pz। किस प्रकार से, देखो 2px 2py 2pz है, हम मान लें कि ये हमारे पास x हो गया px, ठीक है, ये हमने मान लिया हमारा py, और ये हमने मान लिया हमारा pz। pz में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, px और py में कितने, 2 2, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दूसरा फ्लोरीन, उसको भी बना दो, ये उसका कौन सा हो गया px, ये कौन सा ऑर्बिटल py, इन दोनों में कितने कितने, 2 2। अच्छा, और इसका जो pz है उसमें 1, वो क्या कर लेगा इसके साथ ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कोवलेंट बॉन्ड की, और हमारे पास क्या बन गया F2 मॉलिक्यूल। ओके, अगला हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है वो कितने प्रकार के हैं, तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही आसान सा है। पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, क्या है कि व्हेन ए बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 एटम्स, हमने पढ़ लिया कि बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्ड जो 2 एटम के बीच में बने, ठीक है, बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, ठीक है ना, कि बॉन्ड कहां से बने, उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। इट मींस हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड। देखते देखो किस प्रकार से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब या हेड टू हेड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, देखो देखते हैं। जैसे कि पहले हम देखें कि एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग से क्या होगा कि देखो एस की शेप बताओ कैसे होती है, स्फेरिकल, ठीक है, एस एस मतलब एक एस ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल कोई दूसरा, जब ये टकराएंगे, ठीक है, देखो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं, ये तो सारा क्या है, एक जैसा, एक समान है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमेशा किस प्रकार से टकराएगा, हमेशा हेड टू हेड टकराएगा, ठीक है, हेड टू हेड टकराएगा तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा। हेड टू हेड का मतलब बिल्कुल सामने से टकराना, एक दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सामने से टकराएंगे तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड। जब ओवरलैपिंग होगी तो इस प्रकार से होगा, तो ये हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा देखेंगे एसपी ओवरलैपिंग, देखो एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग का मतलब कि एक तो मिलेगा एस ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा मिलेगा, पी ऑर्बिटल। जैसे कि एचएफ मॉलिक्यूल में थी हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका पीजेड आया था, ठीक है, तो एक तो हो जब एस ऑर्बिटल, एक हो पी ऑर्बिटल, जब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग जो होती है वो कौन सी होती है हमारे पास,
ऐसे पी ओवरलैपिंग। और किस प्रकार से हुई, देखो ये इसका हेड और ये इस पी ऑर्बिटल का हेड, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तब जब होती है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा किस प्रकार से, पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या, जैसे कि एक पी ऑर्बिटल ये मेरे पास, ठीक है, दूसरा पी ऑर्बिटल ये मेरे पास, ये दोनों हेड टू हेड टकराए, यहां से ओवरलैपिंग करें, मींस यहां से, ठीक है ना, हेड टू हेड यहां से ओवरलैपिंग करेंगे तो किस केस में पढ़ा था हमने, F2 के केस में पढ़ा ना, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पीपी ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड, देखो किस प्रकार से, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, या पाई बॉन्ड, ठीक है, या कुछ बच्चे इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड किस प्रकार से बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो किस प्रकार से, ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, जब ये यहां से इस प्रकार से यू साइड से ओवरलैपिंग करें, ठीक है, साइड से जब ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सी बॉन्ड होगी हमारे पास, पाई बॉन्ड। और यदि ये इस प्रकार से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें तो कौन सी बॉन्ड होगी, सिग्मा बॉन्ड। ओके, एक केस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल, O2 में आप लोग बता दो, आप लोगों को पहले से पता है कितनी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड। तो जब भी डबल बॉन्ड होती है उसमें पहली बॉन्ड तो कौन सी होगी, हमेशा सिग्मा, और उसमें दूसरी बॉन्ड कौन सी होती है बताओ, पाई। हमेशा याद रखेंगे, जब भी दो बॉन्ड तो पहली बॉन्ड होगी सिग्मा, दूसरी पाई, तीन बॉन्ड है तो पहली बॉन्ड सिग्मा और दोनों पाई। ओके, देखो ये मैंने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बताओ 1s2 2s2 2p, कितना एटॉमिक नंबर 8, चार हो गए, 4 8 हो गए, ठीक है। पी का वो बनाओ आप लोग ऑर्बिटल व्यू, पी का जब आप लोग ऑर्बिटल व्यू बनाओगे तो किस प्रकार से होगा, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 और 4 हो गए। ये हमारे पास px, ये हमारे पास py, ये हमारे पास pz, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन एक दूसरा ऑक्सीजन सेम मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की, ठीक है। अब ये मैंने माना px, ये मैंने माना py, और ये मैंने माना pz, ये pz, ये px और ये py। हमारा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, pz, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन सेम इसी प्रकार से होगा, ये उसका px, ये py और ये pz, ठीक है, px, ये py, ये पूरा यो, और ये इस प्रकार से हमारा pz। अब देखो px में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे ऑक्सीजन में भी कितने मिलेंगे, 2, ठीक है। py में कितना, 1, pz में कितना, 1, हो गया। अब आप लोग देखो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो आप लोग एक बात बताओ, ये जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, यदि ओवरलैपिंग करवाएंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो 2 ऑर्बिटल नहीं कर सकते हैं केवल, समझ रहे हो, या तो आप pz को मिला दो आपस में या py को मिलाओगे, भाई केवल 2 ऑर्बिटल से आपस में क्या कर सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और तो साइड में रहेंगे, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये जो pz है हमारा, pz हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, तो ये आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, आपस में क्या कर लेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और कौन सी बॉन्ड बनी जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा, कौन सी बॉन्ड आ गई, सिग्मा। अब देखो ये हमारे पास py और ये भी हमारे पास है py, ये py देखो यहां से ये py साइड से क्या करेगा, ओवरलैपिंग, py साइड से क्या करेगा, ओवरलैपिंग। तो ये जो बॉन्ड बनी ये कहां से हुई, साइड से। और देखो जो पाई बॉन्ड बनी है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो देखो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आधा तो ऊपर और आधा नीचे है, ठीक है ना। और जो सिग्मा बॉन्ड बनी वो सारी की सारी एक जगह ही बनी है, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, एक जगह सारा का सारा। लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसका आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऊपर और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। तो फिर आप लोगों से ये प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग ये बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो कौन सी, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड केवल
यहीं पे सारी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनी और पाई बॉन्ड जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो आधी ऊपर आधी नीचे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटी हुई हाफ हाफ। तो जो पाई बॉन्ड होती है हमारे पास वो क्या होती है, वीक। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो इस बात को लिख लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड। ओके, हो गई ना। तो यहाँ से कौन, अब जो दूसरी बॉन्ड बनी ना वो बॉन्ड हमारी कौन सी है, पाई बॉन्ड। ठीक है, अगला आप लोग बनाओ N2 के लिए। N2 की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए करके दिखाओ आप लोग कि उसमें पाई बॉन्ड किस प्रकार से आती है। देखो N2 जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p5। ये अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना नाइट्रोजन का 7 होता है, तो कितना 4 हो गई, कितना आएगा 3 तो आएगा। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, 1 1 1, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका नाम px, इसका नाम py, इसका नाम pz। ठीक है, अब बना दो इसका ऑर्बिटल। px किस प्रकार से होता है, ये हो गई भैया लोब px की, ये लोब किसकी, pz की, और ये लोब py की। ये कर दिया हमने। बताओ तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास, दूसरा नाइट्रोजन करो, ये लोब px, ये pz और ये py हो गया। ये हमारे पास px, सॉरी ये हमारे पास pz, ये py और ये हमारे पास है px। इसमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप लोग, जब ये दोनों आपस में आएंगे अप्रोच करने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो यहीं पे क्रिएट होगी। केवल ये दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, अब बचे कौन कौन, देखो px से करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि px py से ओवरलैपिंग कर ले। ठीक है ना, सेम ऑर्बिटल जब पाई बॉन्ड बनेगी तो सेम से करेंगे। ठीक है, तो px किससे ओवरलैपिंग करेगा, px ऑर्बिटल से, ये कर ली साइड से। ठीक है, py किससे करेगा, py से। नीचे भी इसी प्रकार से, ये px किससे, px से। ठीक है, ये py किससे, py से, इस प्रकार से। तो देखो ये जो बॉन्ड आई, पहली बॉन्ड नाइट्रोजन इस प्रकार से होता है हमारे पास। बताओ N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं ना, एन ट्रिपल बॉन्ड है। जो पहली बॉन्ड होती है वो कौन सी, सिग्मा, ये। और जो दो आई वो कौन सी हमारे पास, पाई और पाई। इस प्रकार से समझ गए। ओके, देखो जैसे कि समझने की कोशिश करें कि जैसे मेरे पास ये है ना, इस प्रकार से कि जैसे इसको मैंने मान लिया px, इसको मान लो pz। ठीक है, उसी प्रकार से ये px और ये pz। ठीक है, py और मान लो बीच में, इस प्रकार से। तो देखो यदि जब ये टक्कर मारने के लिए आएंगे तो देखो केवल एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा दोनों के जो आपस में क्या कर सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो बीच में जो साइड में बच गई वो तो कहाँ रहेंगे, साइड में ही। ठीक है ना, तो देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसी की भी करवा सकते हैं। इनकी करवाओगे तो 2 साइड में बच जाएंगे, इनकी करवाओगे तो 2 साइड में बच जाएंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ पे pz की हेड टू हेड करवाई, हम किसी की भी करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ओके, हम यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में यदि डिफरेंस की बात करें तो देखो पहला डिफरेंस क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड तो क्या है, सिमेट्रिकल है, और पाई बॉन्ड क्या है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सारा का सारा एक जगह होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। जबकि पाई बॉन्ड किस प्रकार से होती है, आधी तो ऊपर और आधी नीचे। ठीक है, दूसरा एक जो मेन बात है वो है फ्री रोटेशन की, फ्री रोटेशन। तो देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर ना फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर ना फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो किस प्रकार से। तो देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होती है, हेड टू हेड कि आमने सामने से। तो देखो इसको यदि मैं रोटेट करूंगा तो देखो रोटेट हो जाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगी। और पाई बॉन्ड किस प्रकार से होती है, पाई बॉन्ड तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है, ऊपर और नीचे। यदि मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो रोटेट करूंगा तो साइड रोटेट, और साइड रोटेट इट मींस बॉन्ड पहले यहाँ पे बनी हुई थी, यदि ऐसे रोटेट किया तो बॉन्ड टूट जाएगी। इट मींस इसको रोटेट हम नहीं कर सकते। तो पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। ओके, एक टर्म देखते हैं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो
पढ़ रखा होगा आप लोगों ने पहले भी कि बॉन्ड लेंथ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जैसे कि हमारे पास दो एटम है, जैसे कि H2 मान लो, हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इस प्रकार से दोनों के आपस में ओवरलैपिंग कर रखी है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। तो क्या था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस, मींस इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इट मींस सिंपल सी बात, ये जो डिस्टेंस है किन्हीं भी दो एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ए बॉन्ड लेंथ। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे हम फ्लोरीन का मान लिया कि ये फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ए बॉन्ड लेंथ। ओके, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला साइज ऑफ द एटम, साइज पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा। देखो, साइज मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा बड़ा होगा तो बताओ बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है। जैसे मैं यूं कहूं कि एक हमारे पास इतना मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे दो आपस में मिले हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, एक का साइज इतना बड़ा है, इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है, एक का साइज इतना बड़ा है इसके साथ, तो बताओ ना डिस्टेंस ज्यादा कहाँ, जहां पे जितना ज्यादा डिस्टेंस उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा। इट मींस जितना बड़ा साइज एटम का तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा। तो साइज ऑफ एटम में ग्रेटर द साइज ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ। तो बताओ, देखो HI, HBr, HCl, HF में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं, फिर कल 12 INT, फिर कल 12 INT में सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, है ना, फिर कल बाहर आई यहाँ तक, आयोडीन का सबसे बड़ा, ब्रोमीन का उससे छोटा, क्लोरीन का उससे छोटा, फ्लोरीन का सबसे छोटा। तो जितना बड़ा साइज बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा। ओके, अगला मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स। तो देखो, यदि सिंगल बॉन्ड होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल होगी तो उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो देखो इस बात को ना आप यूं याद कर लो कि जैसे आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है, यदि वो लकड़ी अकेली है, सिंगल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो लकड़ी इतनी है, अब आपने उसको डबल कर दिया, तो उसको तोड़ के आपने डबल किया, तो बताओ उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी ना। और उसी को आप ट्रिपल कर दो तो बताओ उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, और भी छोटी। तो इस प्रकार से इस बात को याद रख लेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा सबसे ज्यादा, डबल की उससे कम, और ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ओके, अगला देखेंगे हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे अगली क्लास में। अभी आप लोग बस इतना से याद रखेंगे कि जैसे ना हाइब्रिडाइजेशन हमारा हम देखेंगे तब आएगी एक sp3, एक sp2 और एक sp हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें क्या होगा कि एंड s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज। जो s ऑर्बिटल होता है ना उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ग्रेटर द s कैरेक्टर शॉर्टर इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो s कैरेक्टर का साइज छोटा होता है, तो जितना ज्यादा s होगा ना s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा क्या होगा, छोटा। एंड हेंस शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी। इट मींस यदि s ज्यादा है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हम पूरी क्लास देखेंगे इसके ऊपर, अगली क्लास में आएगा। अभी आप केवल इतना याद रखेंगे कि भैया यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 होती है और sp होती है, किस प्रकार से क्या होता है सारा देखेंगे लेकिन अगली क्लास में। तो आप लोग अभी इतना याद रखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, sp2 में कम और sp में सबसे कम। क्यों? क्योंकि देखो sp में कितना यहाँ पे एक ये और एक p, इट मींस s कैरेक्टर कितना यहाँ पे 50%, ठीक है। sp3 में चौथा हिस्सा s का, भाई 3 हिस्से p के और चौथा हिस्सा s का, यहाँ पे कितना s कैरेक्टर है 25%, और sp2 में होता है लगभग 33%, ठीक है। तो देखो s कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, ये बात रही। आप अभी इतनी इस बात को याद रखेंगे कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। इट मींस sp3 सबसे ज्यादा, sp2 उससे कम और sp सबसे कम। तो देखो आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि ना जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी ना तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। तो फिर इनमें बताओ सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ यही तो होती है, और सबसे छोटी सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये कैसे क्या होता है हम सारा सीखेंगे लेकिन अगली क्लास में, बहुत ही आसान से। ओके, अगली टर्म हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी।
बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में शुरुआत में पढ़ चुके हम कि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले साइज ऑफ एटम, तो आप लोग बताएंगे सोच के कि यदि एटम का साइज जितना ज्यादा है तो बताओ बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा, इट मींस बॉन्ड लेंथ उतनी लंबी ना, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी क्या होती है, वीक, उतनी क्या होती है, वीक। देखो सोच के देखो फिर से वो लकड़ी का एग्जांपल लेके, यदि एक सिंगल लकड़ी है उसको तोड़ना है, उसको हमने डबल कर दिया, छोटी हो गई लेकिन ताकत ज्यादा हो गई ना, और उसी को हमने ट्रिपल कर दिया तो छोटी और हो गई लेकिन ताकत अब और भी ज्यादा हो गई। समझ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होती है ना उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और वो क्या होती है, वीक होती है। मीन्स उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की ताकत क्या है, कम, ताकत कम तो तोड़ने में जोर भी क्या आएगा, कम, तो जोर कम आएगा। इट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी यहाँ पे, कम। मीन्स यदि साइज ज्यादा है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो इट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी भी कम, सही ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम, थोड़ी सी देंगे और टूट जाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो अब पता है हमें कि बताओ कौन सी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ताकत किसकी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की ताकत ज्यादा, तो जिस बॉन्ड की ताकत ज्यादा उसको तोड़ने में भी उतना ही क्या आएगा, जोर, तो उतनी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इट मींस बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। अगला नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कि जैसे हमारे पास कोई एटम है उसके चारों तरफ कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। किस प्रकार से, जैसे कि मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, O2, इस प्रकार से बताओ O पे कितने लोन पेयर होंगे, 2, और फ्लोरीन F2 है, F2, फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर्स होंगे, 3, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, ये 3 लोन पेयर इस 3 लोन पेयर के साथ क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे। ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वीक, ठीक है। और यहाँ पे केवल 2 लोन पेयर है, इट मींस रिपल्सन इसके मुकाबले कम होगा। और जहां पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर वहां पे उतना ज्यादा रिपल्सन, जितना ज्यादा रिपल्सन जो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, और उसको हम आसानी से फिर तोड़ सकते हैं। इट मींस बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम। ओके, अगला देखते हैं बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। सिंपल सी बात है, बॉन्ड के बीच में जो एंगल इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। किन्हीं भी 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, उन लाइन से जो लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनी हुई, इट मींस द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। देखो जैसे कि आप लोगों को बताया भी था, है ना, बताया था आप लोगों को। बताओ कि जब हम BF3 की हमने शेप बनाई थी, क्या थी शेप उसकी, ज्योमेट्री क्या थी BF3 की, ट्रायगोनल बाई पायरामिडल, ये थी। बताओ इसके बीच में कितने का एंगल था, 120 डिग्री। इट मींस ये जो लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं जिनके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच का जो एंगल इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। दूसरा NH3 में बताओ कितना होगा, अमोनिया की शेप क्या आई थी बताओ, पायरामिडल आई थी, ट्रायगोनल पायरामिडल। अमोनिया में जो एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री, कितना, 107 डिग्री, ठीक है। एक एंगल टेट्राहेड्रल में बताओ एंगल कितना, मैंने लिख दिया जैसे कि CH4 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो बताओ एंगल कितना, CH4 में एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। ओके, अच्छा वाटर में बताओ, वाटर में कितना होगा एंगल, वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा। वाटर की पहले तो शेप बताओ आप लोग, पहले ज्योमेट्री बताओ। वाटर की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगी, V शेप या बेंड शेप। और एंगल कितना होगा, एंगल होगा 104.5 डिग्री। ओके, अच्छा देखो आप लोगों ने एक बात नोट की यहाँ पे, देखो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है, CH4 की टेट्राहेड्रल है ना। अच्छा अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, और वाटर की ज्योमेट्री भी क्या है,
टेट्राहेड्रल। लेकिन आप लोग देखो ना, बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे अलग अलग है। देखो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल तो कितना होता है, 109 डिग्री, सॉरी 109.5 डिग्री होता है ना। लेकिन अमोनिया में कितना आया, 107, वाटर में कितना आया, 104, कम हुआ ना। क्यों हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो तीनों की ज्योमेट्री सेम है, कौन सी, टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, जबकि अमोनिया में 107 हुआ और वाटर में और भी कम हो गया, कितना हो गया, 104.5 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ गया है कि लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो बॉन्ड पेयर क्या आ जाएंगे, थोड़े से पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे तो फिर बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वाटर का कम क्यों, क्योंकि वाटर में बताओ कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, कितना कैलकुलेट, तो 2 लोन पेयर है वो और ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो बॉन्ड और भी पास में आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा बॉन्ड ऑर्डर है। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कि कोई भी एटम हमारे पास, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, उसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में बताओ कितनी बॉन्ड होती है, 1 बॉन्ड होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन बनाऊं मैं तो ऑक्सीजन में बताओ कितनी बॉन्ड्स आती हैं, हमने कर रखी है 2, तो बताओ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, NN के बीच में कितनी बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसके बीच में किन्हीं 2 एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स आती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा फिर एक बात बता दो आप, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा जहां ट्रिपल बॉन्ड, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इट मींस आसानी से नहीं टूटेगी, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। ओके, दूसरी बात, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। क्योंकि देखो सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे कम और ट्रिपल की सबसे कम। यदि सबसे कम बॉन्ड लेंथ है इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा। ठीक है ना, तो यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सारे बच्चे पढ़ लेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।